हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश यानी कि खिलजी डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के 3 लेक्चर्स लिए हैं, वो तीनों आपके गुलाम वंश पे है। ठीक है, गुलाम वंश जिसमें कुल 11 शासक हुए हैं, उस पर हमने बातचीत की है। तो 11 शासकों के बारे में आपको 3 पार्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, उसके बाद आप खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे। जो पहले लेक्चर में आपको हमने बताया कि जो सबसे कम वंश की दिल्ली सल्तनत में किसी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, तो वो खिलजी वंश से मात्र 30 से 34 साल। ठीक है, 34 साल मतलब कि शासन किया है ये। तो वो है खिलजी डायनेस्टी, 30 साल किया है। ठीक है, 30 साल इसने किया है। दूसरा अगर बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स है जिसे हमें देखना है। तो पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये खिलजी डायनेस्टी का, देखिए जो ये एरिया है वो पूरा खिलजी डायनेस्टी का है दिल्ली सल्तनत में। यह स्वतंत्रता पूर्व का भारत है। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया देखेंगे ये खिलजी डायनेस्टी है। और उसके बाद हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखेंगे तो काफी सारा साउथ में भी इसका विस्तार होता है। ठीक, आज हम लोग इसी 1290 से 1320 के पीरियड के ऊपर बात करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर। तो पहले एक चीज बात कर ले कि खिलजी जब वंश की स्थापना होती है इसे एक और नाम दिया जाता है, खिलजी क्रांति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो तुर्की अमीर वर्ग थे, जो 40 दलों का देखेंगे गठन उसे बर्बर ने समाप्त किया। उसके बाद भी देखेंगे सत्ता में बहुत ज्यादा अमीर वर्गों के एकाधिकार होते हैं, उसे समाप्त कर दिया जाता है। और बल्कि जाति और नस्ल को नहीं देखा जाता, अब योग्यता को देखा जाता है। यानी कि जो योग्य रहेगा उसी को जो है कि पद दिया जाएगा, उसी को जो है कि अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाएगा और वही सेना में भर्ती किया जाएगा। ठीक, तो जाति और नस्लीय आधार पर नहीं, अपनी योग्यता के आधार पे जो है कि लोगों को चयनित किया जाने लगा। इसे खिलजी क्रांति कहते हैं। ठीक, जो तुर्की एक तुर्क जाति को लेकर उनमें जो देखेंगे गुलाम वंश में जो चीजें थी उसको समाप्त करके योग्यता को दिया जाता है बढ़ावा, इसे खिलजी क्रांति कहते हैं। तो अगर आ जाएगा तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा अगर किसने कहा है तो इसे हबीबुल्लाह और आरपी त्रिपाठी ने कहा है। ठीक है, याद रखिए, दो इतिहासकार हबीब और आरपी त्रिपाठी ने इसे खिलजी क्रांति कहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसके पहले रूलर की बात करेंगे। तो ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। काफी ज्यादा लंबे टाइम में यानी कि बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके थे तब ये शासक बनते हैं। और इन्होंने बहुत सारी उपाधियां भी धारण की है। ये काफी उदार थे, बहुत उदारता पूर्वक अपना शासन इन्होंने जो कि चलाया है। तो इन्होंने जो इब्ने सईद तलवार का बेटा की उपाधि धारण की। शाइस्ता खाई ने गुलाम वंश के शासक कैकुबाद, ठीक क्यूमर से पहले यानी कि जो अंतिम शासक उससे ठीक पहले जो कैकुबाद था वो शासक बना, बलबन के पौत्र थे ये। तो उनके इन्होंने इन्हें शाइस्ता खां की उपाधि दी, याद रखिएगा। और इनका राज्यभिषेक, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका राज्यभिषेक यानी कि जब ये सत्ता ग्रहण किए तो किस महल में किए, तो किलोखरी के महल में। याद ये इंपॉर्टेंट है, किस महल में किए, तो किलोखरी के महल में ये अपना राज्यभिषेक कराते हैं। नेक्स्ट और चीज देखें तो अगर ये जब ये सुल्तान बने उससे पहले कई बार क्वेश्चन आते, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे बलबन हो, तो पूछा जाता है कि जब ये शासक बने उससे पहले क्या थे या फिर कहाँ के इक्तदार थे। तो ये बरन के इक्तदार थे। ठीक है, याद रखिएगा, बरन के ये जलालुद्दीन सुल्तान बनने से पहले इक़्तिदार थे। और कैकुबाद जो गुलाम वंश का शासक था के समय जलालुद्दीन समाना में उत्तर पश्चिम सीमाओं के प्रधान भी थे और मंगोलों के खिलाफ कई सफल लड़ाई भी लड़ी थी। देखेंगे कि बहुत सारे मंगोल आक्रमण होते रहते हैं। और अगर खिलजी वंश में बात करें या फिर पूरे दिल्ली सल्तनत में बात करें तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं। तो उसके बाद हम आगे करेंगे। तो जो मंगोल आक्रमण हुए थे उनके खिलाफ लड़ाइयाँ भी लड़ी और इन्होंने जो कि काफी सफलता भी प्राप्त की, एक अच्छे सैनिक भी थे ये। तो इन्हें देखिए ज्यादातर समय ये अपनी दिल्ली सल्तनत में दिए हैं, यानी कि गुलाम वंश में दिए हैं। और कुछ बहुत लंबे टाइम के बाद ये शासक बनते हैं। देखेंगे जब ये शासक बनते हैं तो इन्हें जो है कि वहाँ की दिल्ली की जो प्रजा थी एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक, उन्हें पसंद नहीं करती क्योंकि वहाँ पे जो तुर्क जाति का भेदभाव था, नस्लीय भेदभाव था, वो चरम पे था। इसलिए ये क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि जब ये शासक बनते हैं तो वो किलोखरी के किले में कुछ समय उसे राजधानी बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं। उसके बाद देखेंगे 1 वर्ष पश्चात यानी 1 साल बाद इन्हें दिल्ली के नागरिक एवं कोतवाल फखरुद्दीन
ठीक है, जो दिल्ली के कोतवाल होते हैं इन्हें दिल्ली आमंत्रित करते हैं और फिर ये वहाँ पे वो सत्ता ग्रहण करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को किसने सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी को किसने दिल्ली आमंत्रित किया था? तो वो कोतवाल फखरुद्दीन थे। ठीक, 1 साल बाद ये दिल्ली आते हैं और फिर वहाँ पे अपना शासन करते हैं। तो तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ समय के लिए किसे राजधानी बनाई थी? तो किलियुखरी को। तो याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको मैं बताया, काफ़ी टाइम बाद ये शासक बने थे, लंबे स काफ़ी वृद्ध हो गए थे। तो 70 वर्ष की आयु में ये शासक बनते हैं, काफ़ी वृद्ध हो जाते हैं। तो ये भी है कि यही कारण है कि ये जो है कि इतने जो है कि बुढ़ापे में ये शासक बनते हैं, 70 वर्ष काफ़ी ज़्यादा एज होती है और इसके कारण ये काफ़ी उदार स्वभाव के हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा देखेंगे कोई अभियान नहीं किए, रक्तपात नहीं हुआ, काफ़ी शांति से ये जो है कि शासन करते हैं। तो इन्हें मुसलमानों का रक्त बहाने की आदत उसकी नहीं थी, ये भी चीज़ें हैं। और देखेंगे कई जो है कि वहाँ पे देखेंगे रणथंभौर के अभियान में जब ये 2 बार जाते हैं, उस वक़्त कहते हैं कि इस ऐसे अभियान से अच्छा है कि इस अभियान में अगर मुझे इतने मुसलमानों का रक्त बहाना पड़े, तो इससे अच्छा मैं अभियान नहीं करूँगा, ऐसा इन्होंने कोट्स भी किया है। ठीक? इनके टाइम में देखेंगे बलबन का भतीजा जो मलिक छज्जू होता है, उसका अगस्त 1290 में विद्रोह किया और सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। मलिक छज्जू कड़ा मणिपुर का इक़्तिदार था और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को गिरफ्तार कर लिया, परंतु जलालुद्दीन ने उसे माफ करके मुल्तान भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो था, इनका भाई का लड़का था, यानी कि इनका भतीजा भी था और दामाद भी था और इन्हें काफ़ी अच्छे पद पे इसे भतीजा और दामाद दोनों था और इसे इन्होंने अच्छा पद भी दिया था, अपनी बेटी का विवाह भी कराया था। जब मलिक छज्जू का विद्रोह होता है तो ये अलग से देखेंगे स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है और मुगीसुद्दीन की उपाधि भी धारण कर लेता है, कड़ामनपुर का ये इक़्तिदार होता है। फिर जो है कि अलाउद्दीन खिलजी इस विद्रोह को दबाता है, गिरफ्तार करता है, लेकिन जलालुद्दीन जो है कि उदार स्वभाव के कारण उसे माफ कर देता है और कहाँ भेज देता है? मुल्तान भेज देता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी के टाइम पीरियड में जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो पहला देखेंगे, पहली बार अगर दिल्ली सल्तनत में किसी ने जो है कि दक्षिण में साउथ में अभियान किया है या फिर विंध्याचल पर्वत को पार किया है, तो वो जलालुद्दीन के समय किया गया है। उस टाइम शासक जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन किसने किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं चंदेरी पे आक्रमण करने जा रहा हूँ, चंदेरी के लिए अनुमति मांगता है, लेकिन देखेंगे धोखा करता है वो। देवगिरी पहले से अपना प्लान बनाया रहता है, देवगिरी पे ये जाता है, वहाँ पे लूटपाट करता है और इसका ज़्यादातर ये जो इसका देवगिरी पे आक्रमण करने का होता है, ये होता है उद्देश्य कि वहाँ से काफ़ी सारा धन लूट के आएगा और अगर जिसके पास धन होगा, जिसके पास शक्ति होगी, सबसे ज़्यादा चीज़ें थी धन की, तो वो चीज़ें इकट्ठा करके वो सेना इकट्ठा करेगा और वो शासन को हड़पना चाहता था, इसलिए उसने देवगिरी पे आक्रमण किया था, लेकिन अनुमति वो चंदेरी के लिए मांगता है। बाद में इसकी खबर देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी को भी पता चल जाती है। उसमें देखेंगे देवगिरी पर आक्रमण मणिपुर और अवध के इक़्तिदार की हैसियत से इसने किया था, यानी कि शासक नहीं था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो वहां उस टाइम वो मणिपुर और अवध का इक़्तिदार था, न कि वो शासक था, याद रखिएगा। ठीक, और चंदेरी के लिए इसने इजाजत मांगी थी। अलाउद्दीन खिलजी और नुसरत खां जलेशरी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव, यानी यादव वंश का उस टाइम यहाँ पे जो वंश थे वो यादव वंश थे। ठीक, और शासक कौन था? रामचंद्र देव एवं पुत्र शंकर देव को पराजित किया और एलिचपुर प्रांत की आय के बदले देवगिरी को पुनः लौटा दिया था इसने, यानी कि उसने कहा, उसे जो है कि क्या किया, उसे तहस नहस नहीं किया, उनको जो है कि अपने में विलय नहीं किया, बल्कि क्या किया उसने कि उनसे बस अधीनता स्वीकार की और उनसे उनके जो है कि आय का जो है कि कुछ परसेंट लिया। तो ये चीजें देखेंगे, अलाउद्दीन ने 2 नीतियां अपनाई, जैसे समुद्रगुप्त ने 2 प्रदोष भूषण करके एक और एक है ग्रहण मोक्षानुग्रह, तो 2 जो उत्तर और दक्षिण के लिए नीतियां अपनाई थी, ऐसे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई थी। उसने ज्यादातर अधीनता की नीति अपनाई थी, यानी कि राज्यों को अपने अधीन करने की, ये चीजें हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ताजुद्दीन कोची ने सुल्तान जलालुद्दीन को मारने की योजना बनाई थी। देखिए जलालुद्दीन के समय कई लोग उसे मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को वो माफ कर देता है। लेकिन वहीं पे देखेंगे जो सूफी संत सीधी मौला होते हैं, यहाँ पे देखें, लेकिन जलालुद्दीन उसे माफ कर दिया। जलालुद्दीन इतना उदार था, बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। ठीक, जो बलबन का सिंहासन था उस पर नहीं बैठा था। ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा शासक था जो बलबन के सिंहासन पे बैठने से इनकार कर दिया था? तो वो जलालुद्दीन था, क्योंकि बलबन काफी क्रूर था और उसका वो स्वभाव
स्वभाव नहीं पसंद था, इसलिए उसके सिंहासन पे वो बैठने से मना कर देता है। यहीं पे देखेंगे इतनी उदारता होते हुए भी एक सूफी संत सिदी मौला को इसने क्यों हाथी के पैरों कुचलवा दिया था, यानी कि दबा कर मार डाला था हाथी के पैरों से। तो बात ये है कि पता चलता है कि जो सूफी संत है सिदी मौला, वो दो हिंदुओं के साथ मिलके पाई खा करके होते हैं, दो भाई उनके साथ मिलके इससे जो है कि मारने की योजना बना रहे हैं, और इसी योजना को सोचकर इसने क्या किया था कि इनकी हत्या करा देता है। तो ये रीजन है कि उसने क्यों सिदी मौला को जो है कि हाथी के पैरों पैरों के नीचे दबाकर मार डाला था। इसके टाइम सिदी मौला का विद्रोह होता है, और अलाउद्दीन के टाइम हाजी मौला का। ठीक है, हाजी मौला का। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ट्रिक बताते थे। सिदी मौला और हाजी मौला, सबसे पहले आता है, और जलालुद्दीन पहला शासक है अलाउद्दीन से पहले, तो यहाँ पे जलालुद्दीन हो जाएगा और यहाँ पे अलाउद्दीन हो जाएगा। ठीक है, पहले आता है और बाद में आता है, यहाँ पे पहले आता है, यानी कि जलालुद्दीन पहले आएगा शासक के रूप में, अलाउद्दीन बाद में। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक। दूसरा देखेंगे, जलालुद्दीन ने 1291-92 में रणथंभौर का प्रथम घेरा, द्वितीय घेरा 1292 में डालता है, लेकिन दोनों असफल रहता है। ठीक। इसमें देखेंगे जल्दी सबसे पहले डालता है, इस टाइम इस अभियान के समय ये कहता है कि वह मुसलमानों के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 किलो से ज्यादा समझता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अभियान के तहत ये कहता है, तो ये जो है कि रणथंभौर अभियान के तहत कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो दुर्ग था काफी सुदृढ़ था, और इसको जीतने के लिए लगभग 70 शासकों ने प्रयास कर चुका था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें तो इसको इल्तुतमिश ने जीता था, रणथंभौर का दुर्ग। ठीक है, ये कोर्स भी फेमस है। जलालुद्दीन ने सर्वप्रथम घोषित किया कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत को कभी भी पूर्णतः इस्लाम के रूप में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो अधिकांश जनता है वो क्या है, हिंदू जनता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक ने ये घोषणा की थी, किसका ये कथन है, तो वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। दूसरा देखेंगे, इसी के टाइम में 1292 में मंगोल हलाकू जो था, उसका पुत्र अब्दुल्ला का आक्रमण होता है, लेकिन वो अब्दुल्ला क्या होता है, पराजित होता है। इसके बाद देखेंगे इस मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उसने क्या की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने एक नीति अपनाई, वह था अपनी एक पुत्री। ठीक है, चंगेज खा के वंशज मंगोल सदा उलूग खा के साथ कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह ये मंगोलों से कर देता, और उसके बाद देखेंगे उनके लिए एक बस्ती भी बसाता है, जिसे मुगलपुरा। ठीक है, मुगलपुरा बस्ती भी कहते हैं, जो कि नवीन मुसलमान भी कहलाए, उन्हें इस्लाम ग्रहण कराया, और बहुत सारी चीजें कही। तो इससे क्या होता है कि मंगोल काफी उदार हो जाते हैं, और एक रिश्तेदारी के चलते ये जो है कि मंगोल आक्रमण का है खत्म हो जाता है। और यही रीजन होता है कि जब अलाउद्दीन शासक बनता है, और देखिए कि अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण हुए कुछ 6 से 7 बार, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में इसलिए हुए क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मंगोलों के साथ काफी उदार नीति अपनाता है, और उन्हें उनके लिए बस्तियां भी देता है, उन्हें रहने के लिए भी देता है, उनके साथ उदारता से रहता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब उसे मार कर शासक बनता है, तो इसका जो है कि एक तरह से बदला भी लेने के लिए बहुत सारे मंगोल आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा इतिहासकारों का कथन है। दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन के समय 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पे अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, उस टाइम शासक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था, और किसके नेतृत्व में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी, वो सूबेदार था अवध, और जो है कि कड़ा के सूबेदार के हैसियत से वो जो है कि करता है, और वो अभियान करता है, चंदेरी के लिए अनुमति मांगता है, लेकिन वो करता है देवगिरी पे। ठीक, क्योंकि उसे शासक बनना होता है। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली लखनऊ के मध्य फैले जंगलों को साफ कराया, डाकुओं एवं ठगों को लुटेरों से रक्षा की प्रांत की। ये सारी चीजें उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए की, कोई ज्यादातर अभियान नहीं किए, ज्यादातर विस्तार की नीति नहीं अपनाई, जबकि क्या किया उसने, बस अपने राज्य को सुदृढ़ किया, सुरक्षा किया। ठीक है, नयन जैन, ठीक है, नयन जैनी जलालुद्दीन का अधिकारी था, और अमीर खुसरो जो है कि जलालुद्दीन के समय शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष था। कहा जाता है कि इन्होंने कितने सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, 8 सुल्तानों को, काफी पूछा गया है, तो याद रखिएगा। और इसके देखेंगे अमीर खुसरो का साहित्यिक जीवन बलबन के टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है, और यहाँ से देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक तक रहता है। ठीक, उसके बाद 1325 में इनकी डेथ हो जाती है, जब इनके गुरु औलिया की डेथ होती है। ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन के वजीर थे, वजीर का याद रखिएगा, कहीं भी वजीर भी पूछा जाता है तो इसे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा देखेंगे आपको, ये आपको हमने बता दिया है, ये कंप्लीट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी, ये भी आप, ये दोबारा हो गया। ठीक है, आपको हमने बता दिया कि वो देवगिरी पे चंदेरी की ये पीपीटी दोबारा हो गया।
देखिए, आपको मैंने बताया कि जब ग्वालियर में जलालुद्दीन को ग्वालियर में देवगिरी की सूचना मिली और अलाउद्दीन ने निवेदन किया कि वो सुल्तान से मिलना चाहता है। यहाँ पे देखेंगे जब देवगिरी की सूचना मिलती है कि वो चंदेरी ना जाकर एक उसके सरदार के द्वारा सूचना मिलती है कि अलाउद्दीन चंदेरी ना जाके देवगिरी गया है, तो वहाँ पे भी देखेंगे जलालुद्दीन बहुत क्रुद्ध नहीं होता है, जबकि अलाउद्दीन ये जो है कि रचता है षड्यंत्र अपने भाई के साथ मिलके कि अल्मास बेग के साथ मिलके वो जो है कि षड्यंत्र रचता है कि वो शासक मिलना चाहता है और वो शासक से अपने जहाँ को सुविधा रहता है कड़ा बुलाता है, ना कि वो आता है। तो बहुत सारे इसके जो तुर्क अमीर होते हैं, जो इसके सरदार होते हैं जलालुद्दीन के, उसे मना भी करते हैं कि आप वहाँ मत नहीं जाइए, उसे बुलाइए, लेकिन जलालुद्दीन फिर भी जाता है। और अलाउद्दीन एक चीज और करता है कि वो अपने साथ किसी और को ना लाए। तो यहाँ पे देखेंगे जो जलालुद्दीन होता है, जो सेना होती है, उसे जो है कि थल मार्ग से भेजता है और अपने जो है कि जल मार्ग से जाता है, दो चार लोगों को भेजकर। और वहां पे हम लोग देखेंगे कि उसके भाई कहते हैं कि वो बहुत सारे लोग जाएंगे, हथियार जाएंगे, तो वो डर जाएगा, अलाउद्दीन डर जाएगा, इसलिए देखेंगे अकेले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जाता है। और वहां पे हम लोग देखेंगे सुल्तान को कड़ा में गंगा नदी के तट पर 20 जुलाई यहाँ पे 1296, ठीक है, 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन से मिला और जहां से धोखे से देखेंगे जैसे वहां पे पहुंचता है, गले लगाता है और उसका सिर जो है कि धड़ से अलग कर दिया जाता है। कहा जाता है, एक फेमस कोट है कि शाही चंद्रमा अभी उसके सिर पे ही था और जो है कि रक्त की धारा बहे जा रही थी, अभी सिर सही से धड़ से अलग ही नहीं हुआ था और अभी जो है कि सिर में जान थी ही, तब तक उसने उसके सिर से जो है कि शाही चंदोबा यानी कि मुकुट को उठाकर अपने सिर पे रख लिया था। तो ये फेमस कोट जो है कि अलाउद्दीन खिलजी जब उसे उसकी डेथ करता है उसके बारे में है। ठीक, जलालुद्दीन को मार कर देखेंगे अलाउद्दीन ने कड़ा मनपुर में ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था। तो कभी कहा जाता है कि कहाँ पे उसने अपने को सुल्तान घोषित किया, तो कड़ा मणिपुर में, जहाँ का वो सूबेदार था। यहाँ पे देखेंगे जब उसकी जो विधवा होती है यानी कि उसकी वाइफ होती है मलिका है जहाँ से, उससे वो शादी करता है और अपने यहाँ उससे शादी भी कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ पे देखिए कद्र खां को ये जो मलिका जहाँ होती है उसको शासक बनाती है। ठीक, जब यहाँ पे शासक ने थे रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह के नाम से, और सुल्तान को सुल्तान बना के इसे दिल्ली की गद्दी पे बैठाती है, लेकिन बाद में बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है और वहां पे अपना सत्ता ग्रहण करता है और जितने भी उसके प्रतिद्वंदी होते हैं उनको या तो जेल में डाल देता है या फिर क्या करता है उनकी डेथ करा देता है। यहाँ पे देखेंगे 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन ने रुकनुद्दीन को दिल्ली की गद्दी से हटाकर बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक किया। एक बार अपना राज्याभिषेक यानी कि सुल्तान घोषित किया किलोखरी के महल में, और दूसरा देखेंगे इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक कराया था। इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि किसने किसने बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी भी था, जिसके सिंहासन पर बैठने से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मना कर दिया था। तो वो दिल्ली आता है और रुकनुद्दीन को हटाता है और 1296 ईस्वी को शासक बनता है। तो नेक्स्ट रूलर 1296 ईस्वी से हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को पूरा कवर करेंगे, उसमें अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और कुछ और एक दो इम्पोर्टेंट है, उनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे बस उन्हें ही देखेंगे, शहाबुद्दीन उमर को, इन्हें ही देखेंगे। और इस तरह से हम अलाउद्दीन खिलजी बस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को अच्छे से कवर करेंगे, जिससे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है क्योंकि वह काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।